हेलो फ्रेंड्स, आप सबको पुष्पेंद्र का नमस्कार। पटवारी की परीक्षा के अंदर इस वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो पटवारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए, ठीक है ना। मेन पॉइंट जो है उसको हाईलाइट कर देते हैं अपन। देखिए, 30 अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया, यानी कि 30% अंक लेने के बाद में भी वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। और दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, दूसरे वाले ने 42% अंक लिए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक हैं, उसके जो है 45 अंक अधिक हैं, ठीक है। यानी कि उसने 42% अंक लेने के बाद में भी उसके जो न्यूनतम अंक थे उससे वो 45 अंक ज़्यादा लाया है। तो हमारे को क्या है, एक पूर्णांक भी ज्ञात करना है, एक उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करने हैं। इसमें देखिए हमारे को पूर्णांक भी नहीं दे रखा है और पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए वो भी नहीं दे रखे, केवल 2 कंडीशन दे रखी है। पहले में एक छात्र की कंडीशन दे रखी है, दूसरे में दूसरे छात्र की कंडीशन दे रखी है। तो जो चीज़ नहीं दे रखी है, पूर्णांक नहीं दे रखा है, तो हम इसे क्या है, x मान लेते हैं। जो चीज़ हमारे को ज्ञात नहीं है उसको हम x मान लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखिए छात्र ने कितने 30% अंक प्राप्त किए। पहले वाले छात्र ने क्या किया है, 30% अंक प्राप्त किए, यानी कि x का 30% अंक प्राप्त करने के बाद में भी वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। इतना उसने प्राप्त किया फिर भी वो 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब अगर वो 45 अंक और प्राप्त करता तो वह मिनिमम पासिंग मार्क्स ले आता। 30 अंक प्राप्त करने के बाद में वह फेल हो गया, तो 45 अंक अगर वह और प्राप्त करता तो वह पास हो जाता। यानी कि ये पास होने के क्या मिनिमम मार्क्स हो गए, ठीक है। ये पहले वाले छात्र की कंडीशन है। दूसरे वाले छात्र की कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, ठीक है, 42%, यानी कि उसने पूर्णांक जो है हमारा x है, x का 42% अंक उसने लिए। x का 42% अंक लेने के बाद में भी वह क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक लिए। यानी कि ये x का यानी कि पूर्णांक का 42% अंक लाया है, उसके बाद में भी वह क्या है, न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। इसके ये जो अंक है ये 45 अंक ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे मिनिमम पासिंग मार्क्स ये है, यहाँ पे x का 42% जो है वह 45 अंक ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 45 अंक माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। मैं माइनस क्यों किया, क्योंकि ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। इधर मिनिमम पासिंग मार्क्स है, x का 30% लाने के बाद में 45 नंबर से फेल हो गया, तो 45 जोड़ दिए तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स आ गए। और इधर क्या x का 42% लाया है वह, और 42% लाने के बाद में भी 45 नंबर ज़्यादा ले आया है, पास तो हो ही गया, उससे 45 ज़्यादा लाया है। तो अगर 45 घटा देंगे तो इधर भी मिनिमम न्यूनतम अंक आ जाएंगे पास होने के लिए, और इधर भी न्यूनतम आ जाएंगे। तो ये क्या बराबर की कंडीशन है, ये दोनों ही अंक जो है बराबर है। यहाँ से ये इक्वेशन बनी, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए इधर x का 30% है, इधर x का 42% है। x का 30% उधर ले जाता हूँ तो इधर से प्लस का उधर माइनस हो जाएगा। तो x का 42% में से x का 30% माइनस किया, 42 में से 30, तो x का 12% आ गया, ठीक है ना। x का 12% बराबर किसका है, देखिए ये मैं उधर ले गया था तो ये माइनस का 45 में इधर लाऊंगा, ये 45 है, ये माइनस 45 इधर लाया तो 45 और 45 कितना हो जाएगा, ये माइनस जो है ये प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो, ठीक है ना। तो 45 और 45 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 90 हो गया, ठीक है। अब x का 12% हम निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या, यहाँ पे परसेंट से हटने से यहाँ पे 100 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 100 और 12 नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 90 इंटू, ये परसेंट की वजह से यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ये 12 जो है इसको हम लिख देते हैं 3 इंटू 4, ठीक है। 3 इंटू 4 लिखने का रीज़न क्या है, यहाँ से 3 से ये 90 कट जाएगा 30 बार,
ठीक है, और 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार, और हम क्या करेंगे 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और 0, यानी कि 750 x की वैल्यू आई है। x क्या है? पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक कितना आ गया है? 750 का पूर्णांक आया है। ये तो हमारे पास में एक चीज हमारे को पता चल गई, पूर्णांक पता चल गया। अब ये क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। देखिए ये वाली कंडीशन भी न्यूनतम अंक की है और ये वाली कंडीशन भी न्यूनतम अंक की है। कहीं पे भी हम x की वैल्यू यहाँ पे 750 रख के न्यूनतम अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो न्यूनतम अंक हम इस क्वेश्चन में ज्ञात करते हैं, न्यूनतम अंक ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x का 30% है ना, तो x हमारे पास में क्या है? 750 इंटू 30% हम ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30/100, ठीक है, 30/100 लिख दिया है मैंने। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ये देखिए ये तो क्या है, एक और जोड़ना हमारे को, ये 30% है, 750 का 30% तो ये निकल गया, लेकिन इसमें 45 और जोड़ना है। न्यूनतम अंक के लिए क्या है? 45 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये न्यूनतम अंक बनेगा। यहाँ पे x का 42% निकाल के 45 जोड़ घटा भी सकते थे, या ये कंडीशन, दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं। अब हमारे पास में देखिए 75 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और 225, ठीक है, 225 आ गया है। इसमें हम क्या है 45 ऐड कर देते हैं, तो यानी कि न्यूनतम अंक कितना गया? 225 में 45 जोड़ेंगे तो 270 आ जाएगा, ठीक है। ये 270 जो है ये क्या है? न्यूनतम पासिंग मार्क्स है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन, जो प्रतिशत का हमने पहला वाला जो वीडियो बनाया उसमें भी एक किया था, और ये भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2 अलग अलग टाइप की कंडीशन दे रखी है, जिसको हमने इक्वेट करके एक तो पूर्णांक निकाला है और एक न्यूनतम पासिंग मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस वर्ड पर आप ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, अवमूल्यन पर आधारित है। अवमूल्यन इंग्लिश में डेप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी कि कोई मशीन अपन खरीदते हैं तो वह मशीन क्या है, समय के साथ में उसकी वैल्यू के अंदर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कोई भी मशीन जो होती है वह यूज़ होती है, जिससे उसकी मशीनरी घसती है, मशीनें ख़राब भी होती हैं, तो यूज़ होने से उसकी वैल्यू में घटाव जो आता है उसे हम क्या है, अवमूल्यन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है अवमूल्यन पर ही आधारित है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक मशीन ये इतने में खरीदी गई, ठीक है ना, 1,20,000 में खरीदी गई। एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन किससे होता है? 10% वार्षिक दर से, यानी कि एक साल में 10% इसकी वैल्यू में डिक्रीज हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? 2 वर्ष बाद में ये मशीन का मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। सारी दे रखी है, जो 10% इसकी दर है अवमूल्यन की, और इसका अभी वर्तमान मूल्य जो है वो 1,20,000 इसमें वह परचेज की गई है। तो इसको हम जिस फॉर्मूले से यूज़ करते हैं, देखिए ये क्या है, डिक्रीजिंग फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ होगा। मशीन का मूल्य जो होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। P इसकी प्राइस है, वर्तमान में प्रेजेंट में जो खरीदी गई, 1 - R/100 की पावर T, ठीक है, यहाँ पे T लिख देते हैं, यानी कि T टाइम में 2 वर्ष में, R यहाँ पे दर लिख देंगे, P मतलब प्राइस, वर्तमान में इसकी प्रेजेंट में इसकी प्राइस क्या है। इस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। ये क्या है, डिक्रीजिंग फॉर्मूला कहलाता है। इससे क्या है, कोई भी चीज़ कितनी % से घट रही है तो हम वहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं।
जैसे जनसंख्या की कंडीशन में जनसंख्या जो होती है वह बढ़ती है, जनसंख्या जो होती है वह क्या है, बढ़ती है, लेकिन मशीन की दर के अंदर वैल्यू घटती है। तो जब जनसंख्या का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तब यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, क्योंकि समय के साथ में जनसंख्या बढ़ती है, कभी कभार घट भी जाती है, तो डिक्रीजिंग के लिए यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जनसंख्या वाले में भी। तो अभी यहाँ पे इस मशीन का मूल्य हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले P की वैल्यू जो हमारे को 1,20,000 दे रखी है, तो वो हम लिख लेते हैं 1,20,000, ठीक है ना। और फिर 1 माइनस R की वैल्यू 10 दे रखी है डिवाइडेड बाई 100, और T की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 वर्ष, ठीक है ना। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य 2 वर्ष दे रखा है, समय हमारे को 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 1,20,000 मैं फिर से लिख लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, 10 है, 10 में से 1 गया तो कितना आ गया, 10 में से 1 गया तो देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 10, 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि यहाँ पे 9/10 आ गया है। 9/10 को मैं 9 × 10 और 9 × 10 2 बार क्यों लिख रहा हूँ 9/10, क्योंकि स्क्वायर है, तो 9/10 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो हम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास में जनरली क्या है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में 81 आ गया है, ठीक है, 81 आ गया है, 1200। यहाँ पे 81 से हम क्या है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए 0 0 2 और 1, क्या है 0 0 16 का 6 8 और 1 9, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में ये सारा आया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 0 2 7 9, ठीक है। तो ये दो घटने के 10% से डिक्रीज होने के बाद में इस मशीन का जो मूल्य है वह कितना हो गया है, वह हो गया है देखिए 97,200, ठीक है, यानी कि 97,200 ये इस मशीन का मूल्य हो गया है घटने के बाद में, ठीक है। तो घटने के बाद में मशीन का मूल्य कितना हो गया है 97,200। तो इस प्रकार से जो डेप्रिसिएशन वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको हम इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह जनसंख्या के ऊपर आधारित है। देखिए कस्बे की जनसंख्या देख रही है और इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि हो रही है वो वर्ष में 5% के दर से बढ़ रही है। दो इसके पॉइंट दे रखे हैं हमारे को। पहला है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, पहला है 2 वर्ष बाद कितनी होगी। सेकंड दे रखा है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। 2 पॉइंट है, एक तो 2 वर्ष बाद का दे रखा है, एक 2 वर्ष पूर्व का दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहले वाला पॉइंट हम सोल्व करेंगे। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या, ठीक है ना, हल कर रहे हैं हम। इसमें देखिए 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या जो है वो हम निकाल रहे हैं। तो वो हमारा यही फॉर्मूला रहेगा P1 + R/100 की पावर 100 है और इसकी पावर T। तो P जो है हमारे पास में वो कितना दे रखा है, देखिए 176400। पॉपुलेशन हमारे को ये दे रखी है 176400, ये पॉपुलेशन दे रखी है। इसमें 5% दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको एक बार लिख देता हूँ मैं 1 + 5/100, और क्योंकि हमारे को कितना कह रहा है ये 2 वर्ष बाद,
2 वर्ष। टाइम जो हमारे को दे रखा है 2 दे रखा है, तो मैं 2 लगा देता हूँ। अब देखिए ये हो जाएगा 100 से 100 और 5 105 हो जाएगा, 105/100 यानी कि 21/20 आ जाएगा। तो सेकंड लाइन में मैं इसको लिख देता हूँ 176,400 और ये आ जाएगा आपके 21/20 की पावर 2। ठीक है, 21/20 की पावर 2 ये आ गया है। यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, देखिए जो ये 20 × 20 2 बार होगा, तो 2 बार से ये क्या कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक स्टेप में और लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको समझने की दृष्टि से ध्यान से देखना। 176,400 इंटू 21 इंटू 21, 2 बार 21 आएगा, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20। ये 20 भी 2 टाइम्स आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर लगा हुआ है। ये 10 से 10 10 से 10, ठीक है। और ये 2 इंटू 2 ये जो है आपका, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके, देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1, ये इससे कट गया, 4 4 1 आ गया। ठीक है, 4 4 1 जो होता है वो 21 का स्क्वायर होता है। देखिए 21 इंटू 21 जो है ये आ जाएगा 4 4 1 इंटू 4 4 1। 21 का स्क्वायर जो होता है वो भी 4 4 1 होता है। अब 4 4 1 का स्क्वायर जो होता है वो हम लिख लेते हैं 194481। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये कह रहा है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो जनसंख्या जो है वो इतनी हो जाएगी, यानी कि 1,94,481 जनसंख्या हो जाएगी। ये इससे 5% की दर से बढ़ के इतनी जनसंख्या हो जाएगी। तो ये तो था हमारे फर्स्ट जो पॉइंट है उसका आंसर। तो जनसंख्या से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो हम सोल्व करेंगे, तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला होगा 1 + r/100 की पावर t। ठीक है ना, 1 + r/100 की पावर t। इसके अंदर जो ये प्लस साइन जो लगा रखा है ना, प्लस साइन लगा रखा है और प्लस r/100 की पावर t कर रखा है। तो r की जो वैल्यू रखेंगे वो हम प्लस यहाँ पर जो भी प्रतिशत दर से बढ़ रही होगी वो, और यहाँ पे समय लिख देंगे। तो ये हमारा इंक्रीजिंग फैक्टर जो होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको बढ़ा या घटा देगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको मैंने मिटा दिया है। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, 2 वर्ष पूर्व का निकालना है, 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, एक सेकंड है, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या हमें निकालनी है, तो वो हम किससे निकालेंगे, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या। देखिए, ये अगर बाद में निकालनी है तो हम पी के बाद में वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फैक्टर निकाल देते हैं, लेकिन अगर पूर्व की जनसंख्या निकालनी हो, ये वर्ड देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद की निकालनी हो तो हम क्या है, जनरली पी के साथ में 1 + r/100 की पावर t कर देते हैं। ठीक है ना, जब हमारे को बाद की निकालनी हो। लेकिन पूर्व की निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार से p के नीचे हर में ऐसा ये वाला फैक्टर लिखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फैक्टर जो है वह हम भिन्न के रूप में इस नंबर को लिखेंगे, और यहाँ पे हर जो आएगा वहाँ पर हर जो होगा वो हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फैक्टर होगा। तो इस प्रकार से ये है हमारा, अगर ये निकालना 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, P 1 + r/100 की पावर t। जो भी वैल्यू है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए 176,400
डिवाइडेड बाई वही अभी जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था, यहाँ पे R% से ये क्या है, वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 100 और 5 कितना 105 आ जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको 21/20, ठीक है, 21/20 और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। पहले वाला जो पार्ट हमने किया था इसका, उस हिसाब से देखिए अब क्या है, ये है, इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ यहाँ पे 176400। देखिए ये 20 जो यहाँ पर नीचे दे रखा 2 बार आएगा, 20 × 20 और वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भिन्न संख्या है तो इसका जो हर है वो ऊपर चला जाता है, इंटू 20 × 20 डिवाइडेड बाई 21 × 21, ओके। अब देखिए ये 21 और 21 जो है ये 441 होता है, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। ये 441 से है ना, देखिए 4 चौक 16 आ रहा है, लगभग अप्रोक्सीमेटली ये क्या इससे 4 बार कट जाएगा, ठीक है। अब करके देखना इसको, 44 का स्क्वायर जो होता है वो लगभग 1760 के आसपास होता है, तो ये इससे 4 बार कट जाएगा। 1764 जो है वो 441 से 4 टाइम पूरा कट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 400 है, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएंगे, 400 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1,60,000, ठीक है। तो ये क्या आ गई है, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या, यानी कि 2 साल पहले कस्बे की कितनी जनसंख्या थी, 1,60,000 2 साल पहले कस्बे की जनसंख्या थी। और 2 साल बाद में कस्बे की जनसंख्या कितनी हो गई, 2 साल बाद में कस्बे की जो जनसंख्या हो गई है वो अभी हमने निकाला था पहले वाले क्वेश्चन में, और ये 2 वर्ष पहले का है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये वाले दोनों फॉर्मूले यूज करके जनसंख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आसानी से सोल्व। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या लिख रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए, 41% मत प्राप्त किए किसने, जो हारा था, तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। ये 41% मत प्राप्त करके जो हारा था वह कितने मतों से हारा है, 5,580 मतों से हारा। कुल मतों की संख्या कितनी थी, कुल मतों की संख्या हमने को निकालनी है। तो देखिए जब हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं और जो चीज़ अननोन है, हमारे को पता नहीं है, तो एक जने के 41% मत प्राप्त हुए हैं, तो अगर 100 मत थे कुल, देखिए अगर 100 मत थे तो एक जने को 41 मत प्राप्त हुए हैं, तो दूसरे को ऑब्वियसली कितने 49 मत प्राप्त हुए होंगे, यानी कि जीतने वाले ने कितने 49 मत प्राप्त किए, ठीक है, और हारने वाले ने कितने किए 41%। ये तो हमारे को क्या प्रतिशत में दे रखे हैं, लेकिन अगर नंबर्स के अंदर ज्ञात करना है तो कुल मतों की संख्या जो ज्ञात करनी है वो नंबर में ज्ञात करनी है, प्रतिशत में तो हमने निकाल ली, ठीक है। तो जो चीज अननोन है उसको क्या है हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कुल मत जो है वो मान लेते हैं, कुल मतों की संख्या जो है हमने मान ली है, कुल मतों की संख्या हमने क्या मान ली है x। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसने कितने प्राप्त किए, देखो जो चीज अननोन है वो कुल मतों की संख्या x है, x का 59%, ठीक है। कुल मतों का 59% किसने जीतने वाले ने प्राप्त किया है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं x का 41%, ठीक है। x का 41% मत किसने प्राप्त किए हैं, हारने वाले ने, ये लिख रखा हारने वाले उम्मीदवार ने 41%, यानी कुल जो मत थे, कुल मत x माने हैं अपने, उसका 41% हारने वाले ने प्राप्त किया और जीतने वाले ने 59 हमने 100 में से माइनस करके निकाल लिए। और ये इन दोनों का डिफरेंस जो है, जो व्यक्ति जीता था और जो हारा था, हारने वाला कितने से हारा 5,580 मतों से, तो जीतने वाला
इतने ही मतों से जीता होगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने ज़्यादा मत प्राप्त किए, 5580। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस जो है, ये जो है इतने मतों से हारा है, ये इतने मतों से जीता है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 5580 है दोनों का। तो यहां से देखिए 59% एक्स का और एक्स का 41% माइनस करना है। 59 में से 41 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स का 18%। ठीक है, ये किसके बराबर है, एक्स का 18%, 5580 के। ठीक है, यानी कि जो कुल मत थे उसका 18% मत जो है वो इन दोनों के जीत हार के डिफरेंस के बराबर है, 5580 के बराबर है। जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवार जो है उनके डिफरेंस के बराबर जो मत है वो 18% है कुल मतों का। तो यहां से हमारे पास में देखिए x की वैल्यू आ जाएगी परसेंट के हिसाब से, यहाँ पे नीचे डबल जीरो आएगा तो वो इधर चला जाएगा, ऊपर लग जाएंगे, और 18 से ये वाला नंबर जो है ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 से मैं इसको काट रहा हूँ। ठीक है, 558 को काट रहा हूँ तो 18 3 बार जा रहा है। ठीक है, 54 आया, 54 और फिर वापस 18 एकम 18 एक बार गया है, और नीचे यहाँ पे एक जीरो तो ऑलरेडी है और 2 जीरो इधर वाले आएंगे नीचे वाले। तो कुल जो मत आ जाएंगे, कुल जो मतों की संख्या आ गई है x, हमने क्या x क्या मान रखा, कुल मतों की संख्या x, वो कितनी आ गई है, 31000। ठीक है, और हमारे को पूछ क्या रहा है, कुल मतों की संख्या कितनी थी, और ये हमने कुल मतों की संख्या निकाल रही है 31000। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, और बाकी परसेंटेज का जो हमारा बेसिक जो चल रहा है उसी के आधार पर सारे क्वेश्चंस आपके होते जाएंगे।